हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेनबो पार्ट 2 के प्रोज सेक्शन के 6th चैप्टर पे एक स्टोरी है जिसका नाम है द आर्टिस्ट, जिसे लिखा गया है सीगा नोया द्वारा। इसका ब्रेकडाउन करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसका नाम है द आर्टिस्ट, और एग्ज़ाम में भी इससे बहुत अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस स्टोरी को देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और इसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं, जो इस स्टोरी के लेखक हैं, जिनका नाम है सीगा नोया। बॉर्न इन 1883 टू 1971। इनका जो जीवन काल है वो 1883 से लेकर 1971 तक है। इज अ सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। कह रहा है कि जो सीगा नोया है, जिनका जन्म 1883 में हुआ और मृत्यु 1971 में हुई, इज अ सेलिब्रेटेड, काफ़ी मशहूर थे। और कहाँ के थे? जापान के थे। याद रखना है कि एक जापानीज राइटर है जो हमें कंटेंट में पढ़ना है। इकलौते जापानीज राइटर जो है वो सीगा नोया है। शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक काफ़ी मशहूर लघु कथा लेखक थे ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के। ही रोट, इन्होंने लिखा, वेरी सेंसिटिवली, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ, अबाउट हिज पीपल, अपने लोगों के बारे में, एंड देयर कल्चर, उनकी सभ्यता के बारे में। द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट जो कहानी है, अनफॉल्स, दिखलाती है, हमारे सामने खोल के रख देती है, बिफोर एज द वर्ल्ड, दुनिया के सामने, ऑफ अ टैलेंटेड, एक प्रतिभावान जापानीज बॉय, जापानीज लड़के की कहानी, जिसका नाम होता है सेबी। कह रहा है कि इस लाइन को मैंने अंडरलाइन भी किया है, इससे आपको समरीज लिखने में बहुत हेल्प मिल जाएगी इस लाइन से, कि द आर्टिस्ट अनफॉल्स बिफोर एज द वर्ल्ड, मतलब जो द आर्टिस्ट कहानी है वो दुनिया के सामने खोल कर रख देती है, दिखलाती है, ऑफ अ टैलेंटेड जापानीज बॉय, एक बहुत ही प्रतिभावान जापानीज बॉय सेबी की कहानी। इट शोज, यहाँ पर ये दिखलाती है, हाउ द अडल्ट, किस तरह से जो वयस्क है, वर्ल्ड मतलब जो बड़े लोगों की दुनिया है, जो वयस्क लोगों की दुनिया, ऑफन कॉजेज, प्रायः वो कारण बनती है, डैमेज, बर्बाद करने में, टू सच टैलेंट्स, इस तरह के प्रतिभाओं को। और बाकी इसके बारे में डिटेल जो हम कहानी में पढ़ेंगे, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, तो उसमें धीरे धीरे कहानी समझ में आएगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है, अच्छा इसमें इंटरेस्ट दिखता है, और कहानी का जो कंक्लूज़न है, मूल सारांश है, वो इसके अंतिम पैराग्राफ्स में मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। तो द आर्टिस्ट का हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। मैं पैराग्राफ्स को पहले पढ़ूंगा और 3, 4, 5 पैराग्राफ हो जाएंगे तो फिर थोड़ा उसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ी सी लंबी ये स्टोरी है, तो आइए हम लोग समझते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। आपको स्टोरी को बेहतर तरीके से समझना है। कह रहा है कि सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ गुवर्ड्स। सेबी के माता पिता ये जानते थे कि वो प्रायः बाहर जाया करता है गुवर्ड्स खरीदने के लिए, मतलब स्वयं ही वो बाहर जाता है गुवर्ड्स। अब गुवर्ड्स का मतलब यहाँ पर हम ले लेंगे कद्दू या लौकी। तो कद्दुओं को खरीदने के लिए वो प्रायः बाहर जाया करता है। ही गॉट देम, वो उन्हें पा लेता है, मतलब कद्दुओं को वो पा लेता है, फॉर अ फ्यू सेन, कुछ पैसे में। जैसे अब हमारे यहाँ होता है रुपया और पैसा, उसी तरह जापान में जो पैसा होता है उसे हम सेन कहते हैं, और जो रुपया होता है उसे येन कहते हैं। तो ही गॉट देम फॉर अ फ्यू सेन, कुछ पैसे में ये इन्हें पा लेता है, एंड सून हैड
अ साइजेबल कलेक्शन, और बहुत जल्द ही सेबी के पास अलग अलग प्रकार के कद्दुओं का संग्रह हो गया। When he came home, जब वह घर आता था, he would first bore a neat hole in the top of the gourd. वो जैसे ही घर आता था सबसे पहले वो क्या करता था कि ही बोर अ नीट होल, वो एक साफ सुथरा छिद्र करता था द टॉप ऑफ द गुअर्ड, कद्दू के सबसे ऊपरी हिस्से में, एंड एक्सट्रैक्ट, और निकाल लेता था द सीड्स, उसमें से सारे बीजों को बाहर निकाल लेता था। नेक्स्ट ही अप्लाइड, उसके बाद वह अप्लाइड मतलब लगाता था टी लिप्स, टी लिप्स मतलब चाय की पत्तियां, टू गेट रीड ऑफ, निजात पाने के लिए, द अनप्लीजेंट गुअर्ड स्मेल, जो गुअर्ड में से, लौकी या कद्दू में से जो अनप्लीजेंट स्मेल आता है, उस स्मेल को निकालने के लिए वो उसमें चाय की पत्तियां लगा देता था। ही देन फेच्ड, उसके बाद वह लेकर आता था द सेक, उस शराब को, विच ही हैड सेव्ड, जिसको वो बचा कर रखता था, विच ही हैड सेव्ड, जिसे वो बचा कर रखता था, अप फ्रॉम द ड्रेक्स, पेंदियों में से, इन हिज फादर कप, इन हिज फादर्स कप, अपने पिता के जो कप है उस कप के पेंदियों में से जो शराब को वो बचा के रखता था उसे वो लेकर आता था, एंड केयरफुली पॉलिश्ड द सरफेस, और फिर बहुत ही सावधानी पूर्वक वो जो कद्दू होता था, जो गुअर्ड होता था, उसके सरफेस को, उसके सतह को वो बहुत अच्छी तरह से चमकाता था, मतलब उसे काफी अच्छी तरह से पॉलिश किया करता था। ये जो सेबी का है, ये सेबी का कार्य था, यह सेबी की दिनचर्या थी कि वो कहीं पर भी जाता था तो वो क्या करता था कि उसे कद्दू मिलता तो कद्दू के ऊपर सबसे पहले कद्दू का जो ऊपरी भाग होता उस पर एक साफ सुथरा छेद कर लेता, उसमें से जो भी सीड्स है उसे बाहर निकाल देता था, और उसके बाद उसमें चाय की पत्तियां लगा देता था, जिससे कद्दू में से जो अनप्लीजेंट स्मेल आता है वो आनी बंद हो जाए, और उसके बाद वो उसे बहुत अच्छी तरह से पॉलिश करके चमकाता था। आइए दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गुअर्ड, जो सेबी है, सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गुअर्ड, सेबी जो है वो उसे काफी ज्यादा कद्दुओं में रुचि थी, मतलब वो कद्दुओं के लिए बिल्कुल पैशनेट था, पागल था। देखिए इस लाइन को अंडरलाइन भी किया गया है, कभी का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि सेबी किस चीज के लिए पैशनेट था, तो उत्तर हो जाएंगे गुअर्ड्स, इसको ध्यान से देख लेना है। वन डे, एक दिन, एज ही वॉज स्ट्रॉलिंग, वन डे एज ही वॉज स्ट्रॉलिंग, एक दिन जब वो टहल रहा था, थोड़ा सा घूम रहा था, अलोंग द बीच, समुद्र के किनारे, एब्जॉर्ब्ड, खोया हुआ था, इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, अपने पसंदीदा विषय में, और आप तो जानते हैं कि उसका पसंदीदा विषय क्या था, उसके गुअर्ड्स थे, उसके कद्दू, तो अपने पसंदीदा विषय में वो खोया हुआ था, डूबा हुआ था, मग्न था। He was startled, तभी वह अचानक से चौंका, by an unusual sight, एक अजब सा दृश्य देखकर। He caught, उसकी जो निगाहें थी, he caught a glimpse of the bald elongated head, वो एक उसकी निगाहें जो थी वो पड़ी elongated head, bold मतलब होता है गंजा, एक बहुत बड़े गंजे शरीर पर, of an old मैन, जो एक बूढ़े आदमी की थी, हरिंग आउट, जो काफी जल्दीबाजी में था, ऑफ वन ऑफ द हट्स बाय द बीच, समुद्र के किनारे बनी किसी झोपड़ी में से जो काफी जल्दबाजी में निकल रहा था। तभी उसके जो गंजा शरीर है, जो उस पे बिल्कुल बाल नहीं था, वो एकदम चिकना था, उस पे सेबी की नजर पड़ी, और नजर पड़ते ही सेबी क्या हो गया, चौंक गया, और मन में ही सोचने लगा, व्हाट अ स्प्लेंडेड गुअर्ड, क्या जबरदस्त कद्दू है, थॉट सेबी, सेबी ने ऐसा सोचा। द ओल्ड मैन, जो वो बूढ़ा व्यक्ति था, डिसअपीयर्ड, तभी वो क्या हो गया, डिसअपीयर्ड, गायब हो गया, फ्रॉम साइट, उस जगह से जहां पर सेबी ने उसको देखा था, वैगिंग, हिलाते हुए, हिज बाउल्ड पाइन पेट, अपने बड़े से ताड़ जैसे
जो उसका सिर था उसको हिलाते हुए वो यहाँ से क्या हो गया, चला गया, गायब हो गया। तो जब वो वहाँ से चला गया, ओनली देन, तभी डिड सेबी रियलाइज, तभी सेबी को क्या हुआ, एहसास हुआ, हिज मिस्टेक, अपनी गलती का, एंड ही स्टूड देयर, और वहाँ पर खड़ा होकर, लाफिंग लाउडली, वह जोर से हंसने लगा, टू हिमसेल्फ, स्वयं पर, ही लाफ्ड ऑल द वे होम, और वह हंसता हुआ ही पूरे रास्ते घर वापस आया। मतलब इस दूसरे पैराग्राफ को लिखने का तात्पर्य क्या है हमारे राइटर का, वो हमें ये दिखाना चाहता है कि सेबी कितना ज़्यादा अपने सब्जेक्ट के लिए पैशनेट है, वो अपने सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड है, अपने सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा वो डूबा हुआ है, कितना पसंदीदा फेवरेट विषय है उसका कद्दू, जो उसे हर जगह, मतलब जैसे कि कद्दू ही दिखाई देते हैं, हर जगह उसे गुवर्ड्स ही दिखाई देते हैं। आगे आइए, 3rd नंबर पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, इसे समझिए। वेन एवर ही पास्ट अ ग्रॉसरी, जब कभी भी वह गुजरता था एक ग्रॉसरी मतलब किराने के विक्रेत दुकान से, अ क्यूरियो शॉप, एक कलाकृति की दुकान से, क्यूरियो शॉप का मतलब जहाज से बना के जहाँ पे वस्तुएं बेची जाती है उसे क्यूरियो शॉप कहते हैं। तो वहाँ से, अ कन्फेक्शनर्स, एक हलवाई की दुकान से, और इनफैक्ट एनी प्लेस, और यहाँ तक कि किसी भी दुकान से, दैट सोल्ड गुअर्स, जहाँ पर कद्दू बेचे जाते थे, ही स्टूड फॉर मिनट्स ऑन इंड, अंततः वह वहाँ कुछ देर के लिए रुक जाता, हिज आईज ग्लूड, उसकी आंखें घूरती रहती थी, उसके आंखों में एक प्रकार की चमक आ जाती थी, टू द विंडो, उस खिड़कियों पे, अपराइजिंग द प्रीसियस फ्रूट, जहां पर लटके होते थे उसके बहुमूल्य फल, और उसको वो निरीक्षण करने लगता था, देखने लगता था। मतलब जहां भी उसे गुवर्ड दिखती, जहां पर भी उसे कद्दू दिखता, वो वहां पे रुक जाता था और उन कद्दुओं का निरीक्षण करने लगता था कि कद्दू जो है वो कैसे हैं, कैसे नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर पैराग्राफ को समझते हैं। सेबी वॉज 12 years ओल्ड, सेबी जो है वो लगभग 12 साल का है, एंड स्टिल, और अभी भी है, एट प्राइमरी स्कूल, कहाँ पे है, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, 4वीं 5वीं का छात्र होगा। आफ्टर क्लास, क्लास के बाद, इंस्टीड ऑफ प्लेइंग विथ द अदर चिल्ड्रेन, क्लास के बाद वो दूसरे लड़कों के साथ खेलने के बजाय, विथ अदर चिल्ड्रेन, ही यूजुअली, वो प्राय वेंडर्ड, भटकता रहता था, अबाउट द टाउन, शहर में, लुकिंग फॉर गुवर्ड्स, क्या खोजने के लिए, गुवर्ड्स खोजने के लिए, कद्दुओं के खोज में वह भटकता रहता था। और देन इन इवनिंग, जब वह शाम को घर वापस आता, ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड, वह बैठ जाता था, क्रॉस लेग्ड मतलब पालती मार के, अपने पैर पे पैर चढ़ा के वो बैठ जाता था, इन द कॉर्नर, कोने में, ऑफ द लिविंग रूम, लिविंग रूम के कोने में, वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट, और कार्य करता था अपने नए प्राप्त कद्दू पे। और उसका कार्य क्या था कि जो भी कोई कद्दू होता था, सबसे पहले उसके ऊपर एक नीट होल करता, एक साफ सुथरा छेद करता, उसमें से सारे सीड्स को निकाल लेता, उसमें टी लीव्स डालता था, जिससे जो गुवर्ड्स है उसका अनप्लीजेंट स्मेल बाहर ना आए, और उसके बाद वो उसे पॉलिश करता था। तो व्हेन ही हैड फिनिश्ड ट्रीटिंग इट, जब ये अपने इतने सारे काम फिनिश्ड कर लेता था, ही पॉर्ड, वह उसमें उड़ेल देता था, इन अ लिटिल शेक, थोड़ा सा शेक मतलब शराब, इंसर्टेड अ कॉक स्टॉपर, और उसको बंद कर देता था एक कॉक स्टॉपर से, विच ही हैड फैशन्ड हिमसेल्फ, जिसे वो खुद से बनाया होता था। मतलब जो कद्दू के ऊपर होल होता था उसे एक बंद कर देता था कॉक स्टॉपर से। कॉक स्टॉपर एक प्रकार के कागज ही होते हैं जिससे हम लोग ढक्कन वगैरह बनाने का कार्य करते हैं। तो उस ढक्कन को भी वो खुद से बनाया करता था डिजाइन करके, और अंत में क्या करता, रैप्ड इन अ टॉवेल, उसे टॉवेल में लपेट देता, रॉप्ड इन अ टॉवेल, उसे टॉवेल में लपेट देता, पुट दिस इन अ टीन, और उसे एक टीन में रख देता, स्पेशली कैप्ड, जो खास करके बनाया गया था, फॉर पर्पस, एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग इन द चारकोल फुट वार्मर,
उस टीन को खास करके कद्दू रखने के लिए ही बनाया था उसने, उसी में वो रख देता और अंत में ये सारी चीज को एक चारकोल के फुट वार्मर पे रख देता था। देन ही वेंट टू बेड, तब वह सोने चला जाता था। यहाँ पर 4 पैराग्राफ में हमने इन सारी चीजों को देखा। अब आइए अगले पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। एज सुन एज, जैसे ही वोक, वह जगता था, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही वुड ओपन द टीन, वह अपने टीन को ओपन करता, खोलता था, एंड एग्जामिन द गुअर्ड, और अपने कद्दुओं का परीक्षण करता था। द स्किन वुड बी थ्रोली डैम्प, उस कद्दुओं का जो छिलका होता था, उसका जो स्किन होता था, वो पूरे रूप से गीला हो जाया करता था। फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, पूरे रात का जो उसने उपचार किया होता था अपने कद्दुओं के साथ, जो भी उसमें उसने सेक डाला होता था, टी लीव्स डाला होता था, पॉलिश करके जो चारकोल के फुट वार्मर पे वो अपने कद्दुओं को रखता था, जिसकी वजह से उसके जो कद्दू होते थे, उसके छिलके जो होते थे डैम्प हो जाते थे, गीले हो जाते थे। सेबी वुड गेज एडोरिंगली एट हिज ट्रीजर, सेबी जो था वो बड़ा प्रशंसा पूर्वक, ट्रीजर मतलब अपने खजाने को देखता, बिफोर टाइंग अ स्ट्रिंग, और उसके ठीक टाइंग अ स्ट्रिंग राउंड द मिडल, उसके ठीक बीच में वो क्या करता था, एक धागे बांध देता था, एंड हैंगिंग इट, और उसे लटका देता था, इन द सन टू ड्राई, सूर्य के प्रकाश में सूखने के लिए। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल, और उसके बाद वह घर से स्कूल के लिए निकल जाया करता था। ये सेबी की दिनचर्या है, इसी तरह से सेबी जो है वो प्रतिदिन किया करता था। 6 नंबर पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। सेबी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन, सेबी जो है एक शहर में रहता था, जो हार्बर मतलब बंदरगाह वाला शहर था, मतलब वहां पे पानी के जहाज से सामान की उतराई होती होगी, तो उसी शहर को हम लोग हार्बर कहते हैं। ऑल्दो इट वॉज ऑफिशियल अ सिटी, यद्यपि जो ये हार्बर टाउन था यह एक शहर का दर्जा इसे प्राप्त था, लेकिन कह रहा है कि वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द अनदर इन अ मैटर ऑफ 20 मिनट्स। कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति उस शहर के एक कोने से दूसरे कोने में 20 मिनट में जा सकता था। सेबी वॉज ऑलवेज वेंडरिंग अबाउट द स्ट्रीट्स and had soon come to know every place that sold gourds and to recognize almost every gourd on the market. चूंकि शहर छोटा था, इसीलिए सेबी जो था was always wandering, हमेशा भटकता रहता था, about the streets, गलियों में, and had soon, बहुत जल्दी, come to know, वह जानने लगा, एवरी प्लेस, हर उस जगह को, दैट सोल्ड गुअर्स, जहां पर बेचे जाते थे कद्दू, एंड टू रिकॉग्नाइज, और वह पहचानने लगा, ऑलमोस्ट एवरी गुअर्ड, हर उस कद्दू को, ऑन द मार्केट, जो बाजार में मिला करता। पैराग्राफ नंबर 7। He did not care much about the old gnarled peculiarly formed gourds. कह रहा कि उसे ज्यादा परवाह नहीं होती थी, द ओल्ड, पुराने, नार्ड मतलब टेढ़े और सख्त, पिक्यूलियरली अजीबो गरीब फॉर्म्ड कद्दुओं की, यूजुअली फेवर्ड बाय कलेक्टर्स, ऐसे कद्दू जो सामान्यतः संग्राहकों द्वारा पसंद किए जाते हैं, मतलब जो लोग कद्दू का संग्रह करते हैं उसे अजीबो गरीब के कद्दू पसंद होते हैं। बहुत बड़ा सा कद्दू, मोटा कद्दू हो सकता है, कोई पी आकार का कद्दू हो, कोई एस आकार का कद्दू हो, इस प्रकार के कद्दू प्रायः लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। लेकिन कह रहा है कि द टाइप, वह प्रकार, दैट अपील टू सेबी, जो सेबी को प्रभावित करता था, जो सेबी को आकर्षित करता था, वॉज इवन एंड सिमेट्रिकल, वो क्या होता था, वो बहुत ही सामान्य होता था और समरूपी होता था, मतलब एक ही प्रकार के कद्दू वो ज्यादा पसंद किया करता था और वो बहुत ही सामान्य होते थे, मतलब वो ज्यादा मतलब नेचुरली डिजाइंड नहीं होते थे कि मतलब बहुत मोटा है, बड़ा है,
या किसी आकार का है, कोई शेप का है, इस प्रकार के कद्दू सेबी को पसंद नहीं होते थे। वो सामान्य कद्दुओं को पसंद किया करता था। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है, आगे इसकी स्टोरी में जरूरत है। पॉइंट नंबर 8, पैराग्राफ नंबर 8, दैट यंगस्टर्स ऑफ योर्स only seems to like the ordinary looking ones, said a friend of his father who had come to call। कह रहा है कि said a friend of his father, उसके पिता के एक मित्र ने कहा, who had come to call, जो घर पर आए थे बुलाने पर, that youngsters, ये जो आपका छोटका बच्चा है, जो आपका ये छोटकू है, of yours only seems, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, to like the ordinary looking ones, सिर्फ सामान्य दिखने वाले कद्दुओं को ही पसंद किया करता है। ऐसी बात कही उसके पिता के एक मित्र ने। He pointed at the boy, और उसने सेबी की ओर इशारा भी किया। Who was sitting, जो उस समय बैठा था, इन द कॉर्नर, अपने उसी लिविंग रूम के कोने में, और बिजीली, व्यस्त था, पॉलिशिंग, चमकाने में, अ पेन राउंड गुअर्ड, एक साधारण से गोल कद्दू को। सेबी एक कोने में बैठा था और एक गोल कद्दू को वो पॉलिश करके चमका रहा था, और तभी उसके पिता के मित्र जो घर पर आए थे किसी इनविटेशन बुलावे पर, उनकी नज़र सेबी पे पड़ी, और वो उसके पिता से कहते हैं कि आपके बच्चे को लग रहा है कि कद्दुओं से बड़ा प्रेम है, कद्दुओं की ओर बड़ा आकर्षित है, और कद्दू यदि की ओर ये आकर्षित भी है तो ये साधारण से कद्दुओं की ओर आकर्षित है। क्योंकि ये प्रायः हमारे समाज की परंपरा है कि कोई भी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स यदि आपके घर आ जाएंगे तो आप में उनमें 1000 कमियां दिखेंगी, लेकिन वो कमियां उन्हें अपने बच्चों में नहीं दिखती हैं, उनको सुधारने के लिए वो तत्पर नहीं होते हैं। देखिए, मेरा अभिप्राय ये नहीं है कि कमियां नहीं देखी जानी चाहिए, जरूर देखी जानी चाहिए, लेकिन क्या वह समय जो सेबी व्यतीत कर रहा था उन गुअर्ड्स पे, क्या वो समय यूं ही था, या उस समय के लिए कुछ सेबी का महत्व था? वो समय जो सेबी उस गुअर्ड्स पे, कद्दुओं पे व्यक्त कर रहा था, वो समय आगे जाकर सेबी के लिए फायदेमंद था या नहीं? प्रश्न ये है। यदि सचिन तेंदुलकर के पिता उसे क्रिकेट खेलने पर डांटते रहते, बोलते रहते, प्रायः हो सकता है कि उस समय डांटते बोलते होंगे, मे बी, तो क्या आज भारत को भारत रत्न मिलता? नहीं मिल पाता। इसीलिए हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि माँ बाप का इंटेंशन गलत होता है, लेकिन माँ बाप को पहले जज कर लेना चाहिए कि हमारा बच्चा अपना जो समय व्यतीत कर रहा है वो कहाँ व्यतीत कर रहा है, कैसे व्यतीत कर रहा है, और उसके बाद फिर उनको जो भी पनिशमेंट देना चाहिए। जैसे आइए आगे कहानी में आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। उसके पिता ने कहा, फैंसी अ लैड, मतलब छोटा बच्चा है, लड़का है, स्पेंडिंग हिज टाइम, अपना समय व्यतीत कर रहा है, प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गुअर्ड्स, इसी तरह से कद्दुओं के साथ खेलने में, सेड हिज फादर, उसके पिता ने कहा, गिविंग सेबी अ डिस्गस्टेड लुक, सेबी की ओर चिढ़ते हुए, घृणा से, मतलब बोला होगा कि जब देखो तब कोई घर पे आता है तो कद्दू लेके बैठ जाता है, ऐसे उसकी ओर आंख तरेरते हुए, मतलब बोला होगा सेबी के पिता ने। अगला 10 नंबर पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। सी हियर सेबी माय लेड, सेड द फ्रेंड, उसके पिता के मित्र ने कहा, इधर देखो सेबी मेरे बच्चे, देयर इज नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोज थिंग्स, कह रहा है कि इस तरह की चीजों को इकट्ठा कर लेना मतलब ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। इट इज नॉट द क्वांटिटी, यह मात्रा थोड़ी ना है दैट काउंट्स, जो मायने रखती है कि तुम 20 कद्दू इकट्ठा कर लिए, 50 कद्दू इकट्ठा कर लिए, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कद्दू हो गए, तो ये कोई मात्रा थोड़ी ना है कि तुम मायने रखती है। यू नो, तुम जानते हो, व्हाट यू वांट टू डू, यदि तुम मान लो रखना चाहते भी हो, तुम्हें कद्दू अच्छे लगते भी है, इज टू फाइंड वन, और टू, एक या दो कद्दू तुम ढूंढ लो, टू रियली अनयूजुअल वंस, जो एकदम असामान्य प्रकार के हो। ध्यान से समझिए, कह रहा रियली अनयूजुअल वंस, जो बिल्कुल असामान्य प्रकार के हैं। और आगे
मैं चर्चा कर चुका हूं कि जो सेबी है उसको हमेशा कैसे कद्दू पसंद होते थे, सिमेट्रिकल कद्दू, समरूपी और सामान्य कद्दू पसंद होते थे, और इसे अनयूजुअल कद्दू जो थे गुवर्ड्स थे इसे पसंद नहीं थे। लेकिन इसके पिता के मित्र ने ऐसी भावना से कद्दू को कहा, सेबी को कहा कि वो यदि कद्दू रखना भी चाहता है तो एक या दो असामान्य कद्दू रख दे, इतना सारे कद्दुओं के ढेर लगाने की क्या जरूरत है। सेबी ने देखा कि बात तो बिगड़ रही है, उसने कहा, पैराग्राफ नंबर 11, आई प्रेफर दिस काइंड सेड सेबी, उसने कहा मुझे इसी प्रकार के पसंद है, सेबी ने कहा, एंड लेट द मैटर ड्रॉप, और ऐसा चाहा कि मामला को यहीं पर क्या कर दे, रोक दे, मामला बढ़े ना। सेबीज फादर एंड हिज फ्रेंड्स, सेबी के पिता और उसके मित्र स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गुवर्ड्स, वो दोनों कद्दुओं के बारे में बात करना शुरू कर दिए। रिमेंबर दैट बेकिंग गुवर्ड दे हैड एट द एग्रीकल्चरल शो लास्ट स्प्रिंग, सेड हिज फादर। वो दोनों कद्दुओं के बारे में बात कर रहे थे, तभी उसके पिता ने कहा अपने मित्र से कि रिमेंबर दैट, क्या तुम्हें याद है बेकिन गुवर्ड, उस बेकिन कद्दू के बारे में। अब देखिए, हो सकता है कि ये जो बेकिन गुवर्ड है किसी बेकिन जी किसान के यहाँ ये कद्दू हुआ है तो उसे बेकिन गुवर्ड नाम दे दिया गया। जैसे मान लो कि शर्मा जी के यहाँ एक बहुत अच्छा घोड़ा है तो हमने कहा शर्मा जी का घोड़ा, मिश्रा जी के यहाँ एक हाथी है तो हमने कहा मिश्रा जी की हाथी। उसी तरह से बेकिन जी के यहाँ कद्दू हुआ तो उसे बेकिन गुवर्ड कह दिया गया। तो अपने मित्र से वो कह रहा है कि क्या तुम्हें याद है वो बेकिन गुवर्ड जो हमने एग्रीकल्चरल शो में देखा था पिछले स्प्रिंग सीजन में, बसंत में। इट वॉज रियली ब्यूटी वॉजंट इट, वह बहुत ही सुंदर था, वाकई वह सुंदर था ना। यस आई रिमेम्बर, उसके मित्र ने कहा हाँ 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 मुझे याद है, दैट बिग लॉन्ग वन, वो बड़ा सा लंबा सा कद्दू जो था, हाँ वो वास्तव में ही मुझे याद है। अब आगे देखिए पैराग्राफ नंबर 14। एज सेबी लिसन टू देयर कन्वर्सेशन, सेबी उन लोगों की बातचीत को सुन रहा था। ही वॉज लाफिंग इनवार्डली, वो मन ही मन उनकी बात सुनकर हंसने लगा। अब आप भी समझ गए होंगे कि मन ही मन हंसने क्यों लगा। वो बोलेगा कि बंदर क्या जाने अदरक का सवाद, है ना, मतलब ये लोग कद्दू के बारे में क्या जाने। कद्दू का मास्टर सेबी महाराज यहीं पे बैठा है और ये लोग कद्दू के बारे में बतिया रहा है, और बेकिन गुवर्ड एक ऐसे कद्दू के बारे में जिसके बारे में सेबी का क्या ख्याल है, आइए हम लोग जानते हैं। वो कह रहा है कि द बेकिन गुवर्ड, वो जो बेकिन गुवर्ड था, हैड मेड क्वाइट अ स्टीर एट द टाइम, उस समय बड़ा हलचल का विषय बना हुआ था बेकिन गुवर्ड पूरे। बट वेन ही हैड गॉन टू सी इट, लेकिन जब ये उस कद्दू को देखने गया, हैविंग नो आइडिया ऑफ कोर्स हु बेकिन माइट बी, इसके बारे में इसको आइडिया नहीं था कि वास्तव में बेकिन कौन है। लेकिन ये बेकिन गुवर्ड को देखने के लिए जब ये स्प्रिंग एग्रीकल्चरल शो में गया, he had found, तभी इसने पाया, it a rather stupid looking object, मतलब वो एक बहुत बड़ा ही stupid looking object, बस एक वस्तु की तरह था जो कैसा दिख रहा था, stupid looking दिख रहा था। and he had walked out the show, और उसने बेकिन कद्दू को देखकर मेले से वो निकल गया। इसको ये कद्दू इतना भद्दा लगा। अब देखिए, जिस बेकिन कद्दू को उसके पिता और मित्र बहुत अच्छे कह रहे हैं, सेबी के नज़र में वो जो कद्दू है वो किसी भी मतलब तरह का कद्दू नहीं था। ये इसने अपनी राय दी, इसने कहा आई डिड नॉट थिंक सो मच ऑफ इट, इंटरप्टेड सेबी। सेबी ने बीच में दखल देते हुए कहा कि मैं तो इतना नहीं सोचा था उसके बारे में, मतलब जितना आप लोग बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, इतनी अच्छी वो कद्दू नहीं थी। उसने कहा इट्स जस्ट अ क्लमसी ग्रेट थिंग, बस वो एक बड़ी सी बेडौल वस्तु की तरह थी। आगे भी हम चर्चा कर चुके हैं कि सेबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे अनयूजुअल गुवर्ड, और इसीलिए उसने कहा कि जो बेकिन गुवर्ड है वो एक अनयूजुअल ऑब्जेक्ट की तरह था, एक क्लमसी ग्रेट थिंग, एक बेडौल वस्तु की तरह थी, इससे ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं थी। हिज फादर ओपनड हिज आईज वाइड इन सरप्राइज एंड एंगर, उसके पिता ने अपनी आंखें चौड़ी की, मतलब आंखें तरेरी आश्चर्य और क्रोध में अपने बेटे की ओर, और उसने कहा पैराग्राफ नंबर 17, व्हाट्स दैट, क्या है ये। ही शाउटेड, उसने जोर से चिल्लाया।
व्हेन यू डोंट नो, जब आप नहीं जानते हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, किस चीज के बारे में आप बात करते हो, यू डिड बेटर शट अप, तो तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। सेबी डिड नॉट से अनदर वर्ड, सेबी एक शब्द भी नहीं बोला, वो सोचा मामला बिगड़ जाएगा, इसीलिए वो पूरी तरह से चुप हो गया। तो यहाँ पे सेबी डांट खाया। और एक चीज यहां से हमको इतना मिला कि सेबी का जो कद्दुओं पे काम करना था वो उसके घर वाले को पसंद नहीं था। यहां तक कि उसके आसपास के लोग भी उसके कद्दुओं पे काम करने से खुश नहीं थे। वो सारे लोग इसे बस टाइम पास मानते थे, इफिमिनेट वर्क मानते थे कि ये एक बस टाइम पास करने का जरिया है और कद्दुओं पे कुछ बहुत ज्यादा काम करने से फायदा होने वाला नहीं है। मतलब सब लोग उसके कद्दुओं को लेकर काफी चिड़चिड़े बने हुए थे। जो कद्दू के लिए सेबी का पैशन था वो बाकी सारे लोगों के नजर में निरर्थक था, उसका कोई भी अर्थ नहीं था। आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर जो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस है, इसको आप लोग आराम से इसे कर सकते हैं। जितनी भी स्टोरी मैंने पढ़ाई है उसके बेसिस पे आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसे आप लोग भर लीजिएगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, सेबी किस चीज के बारे में बहुत ज्यादा पैशनेट था, तो वो आपका क्या हो जाएगा, गुवर्ड्स हो जाएगा। सेबी लाफ्ड ऑल द वे होम, सेबी पूरे रास्ते हंसता रहा, बिकॉज क्योंकि उसने क्या सोच लिया था कि उसने जो वो इलोंगेटेड बड़ा सा हेड था उसको वो कद्दू समझ लिया था। ये आपको मिल जाएगा दूसरे पैराग्राफ में। सेबी वॉज 14 ईयर्स ओल्ड, इसमें हो जाएगा 14 ईयर्स ओल्ड एट, और वो कौन सी स्कूल में था, कह रहा है कि प्राइमरी स्कूल में सेबी था, ठीक है। सेबी डिड नॉट अप्रिशिएट बेकिंग गुअर्ड, सेबी बेकिंग गुअर्ड की प्रशंसा नहीं करता था, बिकॉज वो माना था कि इट इज जस्ट अ क्लमसी थिंग। अभी तो ये पैराग्राफ मैंने पढ़ा के खत्म ही किया, यहाँ पर आपको भी मिल जाएगा कि बेकिंग गुअर्ड के बारे में सेबी का क्या मत है। वो यहाँ पर कह रहा है कि इट इज जस्ट अ क्लमसी ग्रेट थिंग, मतलब जो बेकिंग गुअर्ड है वो बस एक बड़ी सी वस्तु है, इसके अलावा वो कुछ नहीं है, इसीलिए वो बेकिंग गुअर्ड की प्रशंसा नहीं करता है। 5 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है, और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो शायद बहुत अगले पैराग्राफ से आ गया है, इसे हम लोग अंत में कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 18 पे हम लोग चर्चा करते हैं। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज वॉकिंग, जब वह टहल रहा था, मतलब घूम रहा होगा, अलोंग एन अनफैमिलियर बैक स्ट्रीट, एक अनजानी गली में, ही कैम अपॉन एन ओल्ड वुमेन विथ अ फ्रूट स्टॉल, तभी वह आता है एक फ्रूट स्टॉल पे जिसे चला रही होती है एक ओल्ड वुमेन, मतलब एक बुढ़िया। सी वॉज सेलिंग ड्राइड परसिमनस एंड ऑरेंज, वह बेच रही होती है, मतलब ड्राइड मतलब सूखे हुए, परसिमनस तेंदू के फल, खजूर के फल, एंड ऑरेंज संतरे। ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस, मतलब ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल, जहां उसका स्टॉल था उस स्टॉल के पीछे, मतलब उस स्टॉल के पीछे, उसके घर के पीछे एक शटर था, उसी पे सी हैड हंग, उसने लटकाया हुआ था, अ लार्ज क्लस्टर ऑफ गुअर्ड्स, एक बहुत बड़ा झुंड लटका रखा था उसने, गुअर्ड्स किस चीज के, कद्दुओं के। और कद्दू देखते ही तो सेबी का फिर तो वो था ही कि वो उसे एग्जामिन करेगा। पैराग्राफ नंबर 19, कैन आई हैव अ लुक, सेड सेबी, सेबी ने पूछा क्या मैं इसे देख सकता हूं, एंड इमीडिएटली रन बिहाइंड, और बहुत तेजी से दौड़कर भागा, द स्टॉल, और उस स्टॉल के पीछे, एंड बिगेन, और शुरू कर दिया, एग्जामिन, एग्जाम करना, किस चीज को, निरीक्षण करना, गुअर्ड्स कद्दुओं को। सडनली ही कट, अचानक उसकी नजर पड़ी, साइट ऑफ वन विच वॉज अबाउट 5 इंच लॉन्ग, एक ऐसे कद्दू पे जो लगभग लंबा था, कितना, 5 इंच। एंड फर्स्ट साइट, और पहली नजर में ही, लुक क्वाइट कॉमन प्लेस, वह कद्दू जो था काफी साधारण दिखा, और साधारण दिखने वाले कद्दू तो सेबी को पसंद थे ही। समथिंग अबाउट इट मेड सेबीज हार्ट फास्टर, कुछ तो बात थी उस कद्दू में जो सेबी के दिल को जोर जोर से धड़काने लगा, सेबी की दिल जोर जोर से धड़कने लगी। और हाउ मच इज दिस वन, कितने की है ये, ही आस्क्ड पैंटनिंग आउट द वर्ड्स,
उस वो हांफते हुए स्वर में उसने कहा, हाउ मच इज दिस वन, मतलब कितनी की है ये कद्दू। वेल सेड द ओल्ड वुमेन सिंस यू आर जस्ट अ लैड आई विल लेट यू हैव इट फॉर 10 सेन। बुढ़िया ने कहा, वेल सेड, बहुत ठीक है, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। द ओल्ड वुमेन, उसने कहा, सिंस यू आर जस्ट लैड, चूंकि तुम एक बच्चे हो, आई विल लेट यू हैव इट फॉर 10 सेन, मैं तुम्हें 10 सेन में, मतलब 10 पैसे में ये कद्दू दे दूंगी। इन दैट केस सेड सेबी अर्जेंटली, तब तो सेबी ने बहुत तत्परता से कहा, प्लीज होल्ड इट फॉर मी, कृपया इसे मेरे लिए रखिए। वॉन्ट यू, रखेंगी ना आप इसे, बड़ा जोर देके कह रहा है, रखेंगी ना आप इसे। आई विल बी राइट बैक विथ मनी, मैं तुरंत पैसे लेकर आता हूं, बिल्कुल देर नहीं करूंगा, आप इस कद्दू को मेरे लिए संभाल कर रखिएगा। पैराग्राफ नंबर 22। ही डैश्ड होम, वह दौड़कर घर आया। एंड इन नो टाइम, और बिना समय व्यर्थ किए, एट ऑल वॉज बैक एट द स्टॉल, वह फिर दुकान पर पहुंचा। ही बॉट द गुवर्ड एंड टुक इट होम, और उसने उस गुवर्ड को खरीदा और उसे लेकर कहाँ चला गया, घर लेकर चला गया। अब यदि इस पे फिल्म बनती तो ये इस फिल्म का इंटरवल होता। अब हम स्टोरी पे उतना चर्चा कर चुके हैं कि हम स्टोरी के बीच में आ गए हैं, और इंटरवल के बाद एक स्टोरी का नया रुख होता है, एक नया मोड़ शुरू होता है। तो यहाँ से एक आपकी स्टोरी की एक नया मोड़ शुरू होगी। अब आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्टोरी में अब थोड़ी सी और ज़्यादा ट्विस्ट आने वाली है। बिल्कुल एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसी है कि आपको अंत में एकदम जाके पता लगेगा कि ओहो, आखिर सेबी उस गुवर्ड्स का करता क्या था, और उस गुवर्ड्स के लिए सेबी की अहमियत क्या थी, और किस तरह से उसकी इतनी अच्छी टैलेंट को उसके पेरेंट्स द्वारा बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया, और इसमें उसके टीचर भी काफ़ी सहायक हुए। तो इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। बिल्कुल सस्पेंस थ्रिलर है। आइए समझते हैं पैराग्राफ नंबर 24। आई होप दैट यू आर इंजॉइंग दिस स्टोरी। फ्रॉम दैट टाइम, उस समय से, ऑन ही वॉज नेवर सेपरेटेड, वह कभी भी अलग नहीं हुआ, फ्रॉम हिज न्यू गुवर्ड, जो नया कद्दू उसने पाया था। He even took it along to school, यहाँ तक कि वह इसे स्कूल भी ले जाया करता, and used to polish it, और इसे हमेशा क्या करते रहता था, चमकाता रहता था, under his desk, अपने डेस्क के नीचे, in class time, क्लास के समय में भी। It was not long, यह बहुत अधिक दिनों तक नहीं चला, before he was cut, तब वह क्या हुआ, पकड़ा गया। बिफोर ही वॉज कट, पकड़ा गया। एट दिस बाई वन, अपने एक शिक्षक के द्वारा, कट एट दिस बाई वन ऑफ द टीचर्स, अपने एक शिक्षक द्वारा, हु वॉज पर्टिकुलरली इंसेंस्ड, जो खास करके इसलिए क्रोधित हो गए, बिकॉज इट हैपेंड, यह जो कार्य हुआ था, टू टेक प्लेस इन एथिक्स क्लास, एथिक्स के नैतिक शिक्षा सिद्धांत का क्लास चल रहा था, और उसी में सेबी जो है वो क्लास में ही डेस्क के नीचे अपना जो नया गुवर्ड था, जिसे उसने 10 सेन में खरीदा था, उसे वो पॉलिश कर रहा था, और पॉलिश करते हुए वो पकड़ा गया। पैराग्राफ नंबर 25। द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान, जो टीचर था वो जापान के किसी दूसरे हिस्से से आते थे, एंड फाउंड इट, और इसे पाया, मोस्ट ऑफेंसिव, काफी अपमानजनक, दैट की चिल्ड्रेन शुड इंडल्ज इन सच एफिमिनेट पास टाइम एज कलेक्टिंग गुड्स, कि बच्चे को इतने घटिया शौक में लिप्त होना चाहिए जैसे कद्दू का संग्रह, मतलब कद्दुओं का संग्रह करना, उस पे कार्य करना, वो उसके नज़र में काफ़ी हेय था, काफ़ी शर्मिंदा करने वाला कार्य था। इसीलिए वो थोड़ा सा और गुस्सा हो गए इसके टीचर। He never minded having his students sing नानिवा वूसी बैलेड्स, कह रहा है कि उन्हें कभी बुरा नहीं लगता कि हिज स्टूडेंट्स, उनके छात्र, गीत भी गाते यदि क्लास में नानिवा बूसी बैलेड्स। नानिवा बूसी जो है वो जापान के एक सिंगर है जो सैड सॉन्ग गाते हैं, तो यदि नानिवा बूसी की गाने भी यदि उनके क्लास में गाई जाती तो इसे बुरा नहीं मानते। हाउ एवर रकेसली, चाहे उस गाने वाली की आवाज कितनी ही कर्कश क्यों ना हो,
नाउ व्हेन ही फाउंड सेबी साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गुअर्ड हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ फरी। तभी जब उसने सेबी को पाया कद्दुओं को चमकाते हुए, उसका आवाज जो है वो क्रोध में कांपते हुए, गुस्से में कांपते हुए वो जोर से चिल्लाया सेबी की ओर। यू आर एन इडियट, पैराग्राफ नंबर 26। यू आर एन इडियट ही शाउटेड। उसने चिल्लाया, क्या तुम मूर्ख हो? देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू। तुम्हारे जैसे लड़के का कोई भविष्य नहीं है। देन एंड देयर, तभी ही कॉन्फिस्केटेड, उसने छीन लिया द गुअर्ड, उस कद्दू को, ऑन विच, जिस पर सेबी हैड स्पेंट, सेबी ने व्यतीत किए थे, सो मेनी लॉन्ग आवर, कई घंटे। सेबी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड डिड नॉट क्राइड। सेबी सीधा घूर के आगे देखता रहा और चिल्लाया भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं। जिस दिन से सेबी ने इस गुअर्ड को लिया है, उस दिन से उसी को लेकर सोना, खाना, रहना और पता नहीं कितने घंटे की कठिन मेहनत उस गुअर्ड पे सेबी ने की थी, जिसे टीचर ने उसे छीन लिया और सेबी को एकदम सदमा लग गया, शौक लग गया, यहाँ तक कि वो रो भी नहीं पाया, चिल्ला भी नहीं पाया। आइए हम लोग पैराग्राफ 27 को पढ़ते हैं। When he got home, जब वह घर गया, सेबीज फेस वॉज पल, सेबी का जो चेहरा था बिल्कुल पीला पड़ चुका था। विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द बोले, ही पुट हिज फीट, उसने अपने पैर रख दिए, हिज फीट ऑन द वार्मर, उसी वार्मर पे, चौतरे पे, एंड सैट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल, और चुपचाप वह सामने दीवार को देखता रहा। उसकी आंखों में किसी प्रकार की भावनाएं नहीं थी, भावनाएं बिल्कुल शून्य थी। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, द टीचर अराइव्ड, जो शिक्षक है वो घर भी पहुंच गए। आज सेबीज फादर वॉज नॉट येट होम फ्रॉम द कारपेंटर शॉप वेयर ही वर्कड। सेबी के जो पिता है वो अभी घर नहीं लौटे थे, कारपेंटर मतलब किसी बढ़ई की दुकान पे वो कार्य करते थे, वहां से द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन सेबीज मदर, तो शिक्षक ने सीधा हमला बोल दिया अपने शब्दों से उसकी माँ पर। दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो जिम्मेवारी है परिवार की। ही सेड इन अ स्टीम वॉइस, मतलब उसकी आवाज काफी सख्त थी, बिल्कुल उसकी आवाज बहुत ही गर्म थी। इट इज द ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट्स टू सी दैट, यह माता पिता का, यह अभिभावक का कर्तव्य है कि टू सी दैट, निगरानी रखे, दैट सच थिंग्स, कि इस प्रकार की चीज है, डोंट हैपन, न हो, इन एन एगोनी, कष्ट में, पीड़ा में, शर्मिंदा में, ऑफ एम्बेरसमेंट, घबरा कर, सेबीज मदर, सेबी की माँ, मटर्ड सम एपोलॉजी, कुछ माफी के शब्द बुदबुदाई, कही होगी कि मास्टर साहब हमारे बच्चा को माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। पैराग्राफ नंबर 30। Meanwhile, Sebi was trying to make himself as inconspicuous as possible in the corner, और ठीक उसी समय सेबी प्रयास कर रहा था अपने आप को जितना संभव हो छिपाने का, एज पॉसिबल इन द कॉर्नर, एक कोने में। टेरिफाइड, काफी आतंकित था। ही ग्लांस्ड अप हिज वेंडिकेटिव टीचर, उसने अपने दंड देने वाले प्रतिबद्ध और जलनशील स्वभाव के टीचर की ओर देखा। एंड एट द वॉल, और उसके बाद एक नजर दीवार पे डाला। डायरेक्टली बिहाइंड, जहां पर वेयर अ होल रो ऑफ फुली प्रिपेयर्ड गुअर्स वाज हैंगिंग, जहां पर उसके सारे कद्दू जो थे, पूरी तरह से तैयार कद्दू एक कतार में लटके हुए थे। व्हाट वुड हैपन, उसने मन में सोचा क्या होगा, इफ द टीचर कट साइट ऑफ देम, यदि टीचर इन सारे कद्दुओं को देख लेता है फिर तो क्या होगा। सेबी सोच रहा था कि एक कद्दू देख रहा है तो इसका इतना बीपी हाई हो गया है, यदि सारे कद्दुओं को देखेगा तो आज इसका हार्ट फेल ही हो जाएगा, या तो ये मुझे मारेगा, नहीं तो खुद ही हार्ट फेल से मर जाएगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन भगवान ने शिक्षक से सेबी को बचा लिया। ट्रेम्बलिंग इनसाइड, अंदर ही अंदर कांपते हुए, ही वेटेड फॉर द रोस्ट, वो बद से बदतर स्थिति का इंतजार करता रहा। बट एट लेंथ, लेकिन लंबा भाषण
द मैन एग्जॉस्टेड हिज रिहेटोरिक एंड स्टैम्प्ड, लंबा भाषण समाप्त करने के बाद एंड स्टैम्प्ड, वह पैर पटका एंग्रिली, गुस्से से, आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर चला गया। सेबी हैव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, सेबी ने राहत की सांस ली। चलो उसको कम से कम तो, और बाकी सारे कद्दू तो नहीं दिखे, मतलब वो सीधा सा क्या किया कि अपना जो भी उसको डांटा और डांट के फिर डायरेक्ट वहीं से घूम के और वो चला गया घर से बाहर। टीचर सेबी के बाकी कद्दुओं को वो नहीं देखा। आइए पैराग्राफ नंबर 32 डिस्कस करते हैं। सेबीज मदर वाज सॉबिंग सॉफ्टली, सेबी की माँ जो थी धीरे धीरे सुसक रही थी, रो रही थी। इन क्वारलस, और चिड़चिड़ापन, झगड़ालू स्वभाव में। वाइन, क्रोध से लाल होते हुए। सी बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, उसने डांटना प्रारंभ किया सेबी को। एंड इन द मिड्स ऑफ दिस, जैसे ही वो डांट रही थी, इसके बीच में सेबीज फादर, सेबी के पिता, रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप, वापस लौट के आ गए दुकान से जहां वो काम करते थे। एज सून एज, और जैसे ही हर्ड व्हाट हैपेंड, उसने सारी बातों को सुना कि क्या हुआ ही ग्रैब्ड हिज सन, उसने अपने बेटे को बाय द कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए एंड गेव हिम अ साउंड बीटिंग, दमादम पीटने लगे। सेबी के ऊपर लात, मुक्कों और डंडों की बारिश होने लगी जिससे आवाज आ रही थी। यू आर नो गुड, उसने ही बॉल्ड एट हिम, उसने चीख कर कहा सेबी पे कि तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो। यू विल नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तुम्हें दुनिया में कहीं पे जगह नहीं मिलेगी। दैट यू आर कैरिंग ऑन, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो। आई हैव अ गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इनटू द स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग, कह रहा है कि मेरा मन तो ऐसा कहता है कि तुमको सड़क पर फेंक दे, वहीं तुम रहो, तुम सड़क पे रहने के लायक ही हो, घर में रहने लायक नहीं हो। जितना हो सकता है वो सेबी को गाली भी देते, अब्यूज भी करते हैं, पीटते भी है। द गुवर्स ऑन द वॉल कट हिज अटेंशन, तभी जो दीवार पर सारे कद्दू लटके हुए थे उस पे निगाह पड़ी उसके पिता की, और विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द बोले ही फैच्ड हिज हैमर, वो जाकर अपना हथौड़ा लाए। वो सोचे कि सारा जो ड्रामा हो रहा है कद्दुओं की वजह से हो रहा है, और हम लोग एक कहते हैं प्रोवर्ब अपने भाषा में, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, बिल्कुल उसी तरह से वो सोचा, ना रहेगा कद्दू और ना ही सेबी करेगा बदमाशी, और जाके हथौड़ा लाया एंड सिस्टमेटिकली, और पूरी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से स्मैश्ड देम इनटू पीसेस, सारे कद्दुओं को तोड़ दिया पीस में, टुकड़ों में, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा। सेबी टर्न पल बट सेड नथिंग, सेबी का चेहरा पीला, नीला, काला सब पड़ गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। पिता ने बहुत तबीयत से कुटाई भी की तो चेहरा काला भी पड़ गया, पीला तो हो ही गया था पहले से ही, और कुछ बेचारा सेबी बोला नहीं। उसकी इतनी दिन की मेहनत सारी बर्बाद, सारे उसके गुवर्स तोड़ दिए गए, खूब कूटा गया, पीटा गया, स्कूल में भी बेइज्जत हुआ, और सेबी जो है वो, लेकिन एक शब्द भी वो बोला नहीं, अपने पिता या टीचर दोनों का सम्मान करता रहा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द टीचर गेव सेबीज कॉन्फिस्केटेड गर्ल टू एन ओल्ड पोर्टर, अगले दिन शिक्षक सेबी का छीना हुआ कद्दू दे देते हैं एक ओल्ड पोर्टर को, एक चपरासी को जो स्कूल में काम करता था। हु वर्कड इन द स्कूल, जो स्कूल में काम करता था। हियर टेक दिस, उसने उससे कहा कि ये लो इसे। ही सेड, उसने इस भाव में कहा, एज इफ हैंडिंग ओवर, जैसे वो दे रहा हो, सम अनक्लीन ऑब्जेक्ट, कोई अछूत सी वस्तु। इस तरह से उसने उस पोर्टर से कहा कि इसको ले जाओ, हटाओ यहाँ से, ये जो कद्दू है इसे तुम ले जाओ, जो मन वो करना। द पोर्टर टुक द गुवर्ड होम, पोर्टर जो था उस कद्दू को घर ले गया, विथ हिम, अपने साथ, एंड हंग इट, और उसे लटका दिया, ऑन द वॉल, अपने दीवार पर, ऑफ हिज स्मॉल सूटी रूम, जो उसका छोटा सा गंदा सा कोठरी था, काल कोठरी, अंधेरी कोठरी, उसी के रूम, उसी के दीवार पर उसने उस कद्दू को लटका दिया। आगे आइए पैराग्राफ नंबर 35। About 2 months later,
लगभग 2 महीने गुजर गए। द पोर्टर फाइंडिंग हिमसेल्फ, वो चपरासी जो था उसने फाइंडिंग हिमसेल्फ, पाया खुद को, इवन मोर हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी, बहुत ही तंग हालात पाए वो मनी, पैसे के लिए। देन अनयूजुअल, तभी वह अनयूजुअली डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया टू टेक द गुवर्ड, ये जो गुवर्ड है, ये जो कद्दू है, इसको ले चला जाए, इस कद्दू को ले चला जाए एक लोकल क्यूरियो शॉप की दुकान पर, मतलब जहाँ पे कला हाथ से बनी हुई चीज़ें बेची जाती है उसे क्यूरियो शॉप कहते हैं। मतलब इसी शहर में किसी क्यूरियो शॉप की दुकान पर ले जाया जाए। इफ़ ही कुड गेट अ फ्यू कॉपर्स फॉर इट, शायद 1-2 पैसे इस कद्दू के लिए मिल जाएंगे तो थोड़ा सा मेरा हेल्प हो जाएगा। द क्यूरियो डीलर एग्जामिन्ड द गुवर्ड केयरफुली, क्यूरियो डीलर जो था उसने उस कद्दू को ध्यानपूर्वक देखा। देन एज्यूमिंग एन अनइंटरेस्टेड टोन, और तभी उसने एक साधारण से लहजे में कहा, मतलब एक ऐसा लहजा जिससे, मतलब अनइंटरेस्टेड टोन, मतलब जैसे क्यूरियो डीलर इस डील के लिए मतलब रुचिकर नहीं हो, रुचि नहीं है। इट बैक टू द पोर्टर, हैंडेड इट टू बैक टू द पोर्टर, उसने उस कद्दू को वापस किया उसी चपरासी को। सेइंग, उसने कहा आई माइट गिव यू 5 येन फॉर इट, मैं इसके लिए तुम्हें 5 रुपये 5 येन दे सकता हूं। अब ध्यान से समझिए। द पोर्टर वॉज एस्टोनिस्ड, पैराग्राफ नंबर 36, जो चपरासी था वो चौंक गया। बट बीइंग क्वाइट एन एस्ट्यूट ओल्ड मैन, ही रिप्लाइड कूली, लेकिन एक समझदार वृद्ध व्यक्ति होने के नाते धीरता से, बहुत गंभीरता से उसने जवाब दिया, आई सर्टनली वुड नॉट पार्ट टू विथ इट फॉर दैट, मैं निश्चित ही इतने में तो ये कद्दू आपको नहीं देने वाला हूं। इस तरह से उसने जवाब दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं कि सेबी ने जब इस कद्दू को खरीदा था, 5 इंच की जो कद्दू थी उसकी कीमत हुआ करती थी 10 सेन, 10 पैसे में। पोर्टर इस चीज को समझ के मार्केट में लाया था कि 1 या 2 पैसे मिल जाएंगे, लेकिन बिना कुछ पोर्टर के कहे क्यूरियो डीलर खुद ही इस कद्दू के 5 रुपये देने को तैयार था। यही बात पोर्टर को लगी कि यार जिस कद्दू का भाव तो मैं 1 या 2 पैसे समझता था, उसका तो भाव ये 5 रुपये हो गया। तो अब वो सोचा कि शायद थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए, इसीलिए उसने कहा कि नहीं 5 रुपये में तो नहीं देंगे। हाँ, कितना में देंगे ये भी नहीं बोला, लेकिन बोला कि 5 रुपये में नहीं देंगे। और जैसे उसने कहा, द डीलर इमीडिएटली रेज्ड हिज ऑफर, डीलर ने अपने भाव को बढ़ा दिए टू 10, 5 से वो 10 चला गया, 10 रुपये। बट द प्रॉपर वाज स्टिल एडमेंट, लेकिन चपरासी अभी भी अपने बात पर अड़ा रहा। इन द एंड, अंत में द क्यूरियो डीलर हैड टू पे 50 येन, अंत में क्यूरियो डीलर को देना पड़ा 50 रुपये फॉर द गुवर्ड, उस कद्दू के लिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों सेबी कद्दुओं पे काम करता था। जो कद्दू उसने खरीदे थे कभी 10 सेन में, 10 पैसे में, उस कद्दू के दाम 50 रुपये मिल रहे हैं। आज आप जोड़ सकते हैं कई गुना ज्यादा मुनाफा हुआ है उसमें। तो इसीलिए इस कहानी का नाम है द आर्टिस्ट, एक कलाकार। कलाकार उसे ही कहते हैं जो साधारण सी चीजों को असाधारण बना देता है, उसे ही कलाकार कहते हैं। और सेबी के पास ये गुण था कि वो साधारण सी चीजों को असाधारण बना दे रहा था, लेकिन उसके गुण को उसके माता पिता ने भी नहीं पहचाना, उसके गुरुओं ने भी नहीं पहचाना। और इसीलिए जब मैं इस कहानी का इंट्रोडक्शन राइटर के बारे में शुरुआत कर रहा था तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कभी कभी बड़े लोगों की दुनिया बर्बाद कर देती है छोटे टैलेंटेड बच्चों की दुनिया को। तो माता पिता को भी अपने टैलेंट, अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानना चाहिए, गुरु को सपोर्ट करना चाहिए। जरूरी नहीं है दुनिया भीड़ में चल रही है तो हम भी भीड़ में चले। जिसके पास जो हुनर है, जो स्किल है, उस स्किल को पहचान कर फिर अपने करियर में आप काम कीजिएगा तो निश्चित ही आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। लेकिन सेबी का लक खराब था, उसकी इस कला को कोई नहीं पहचान सका। खैर, कहानी पे वापस लौटते हैं। द पोर्टर लेफ्ट द शॉप, और पोर्टर जो था
जो वो चपरासी था उस दुकान को छोड़ दिया 50 रुपये लेके, डिलाइटेड एज हिज लक, अपने भाग्य पे खुश होकर। इट वॉज नॉट ऑफन दैट द टीचर्स गेव वन अ फ्री गिफ्ट इक्विवेलेंट टू अ ईयर्स वेज। वो कह रहा है कि ऐसा बार बार नहीं होता है कि कोई शिक्षक एक ऐसा तोहफा दे दे जो इक्विवेलेंट मतलब जो बराबर हो टू अ ईयर्स वेज, पूरे एक साल के मजदूरी की। मतलब यदि पोर्टर काम करता है तो उसे पूरे एक साल में लगभग 4 रुपये महीने के हिसाब से 48 रुपये मिलता है, लेकिन इसे फ्री में ही गुड्स बेचे तो 50 रुपये मिल गए। इतना पोर्टर कमाता पूरे क्या करके, एक साल मेहनत करके, लेकिन वो उतना उसे एक बार में ही मिल गया और वो बेच के उसके गुड। ही वॉज सो क्लेवर। पोर्टर जो था वो काफी चालाक था। एज नॉट टू मेंशन द मैटर टू एनीवन, उसने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया, नाइदर सेबी नॉर द टीचर, ना ही सेबी से और ना ही शिक्षक से। ईवर हर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू द गुअर्ड, कभी किसी ने ये भी नहीं सुना कि आखिर उन कद्दुओं का उसने किया क्या। कह रहा है यस द पोर्टर वॉज सो क्लेवर, पोर्टर जो था वास्तव में बहुत चालाक था, बट ही वॉज नॉट क्लेवर एनफ, लेकिन वो इतना भी चालाक नहीं था जितना कि होना चाहिए था। जिंदगी में 50 रुपया देखा नहीं तो 50 रुपया मिल गया तो उसके लिए ज्यादा है, तो इतना में ही खुश था। लिटिल डिड ही इमेजिन दैट, समझ में, लिटिल ही डिड इमेजिन दैट, उसने कल्पना भी नहीं की हो गई इस बात की कि द सेम गुवर्ड, उसी कद्दू को वुड बी पास्ड, बेच दिया गया ऑन बाई द क्यूरियो डीलर, उसी क्यूरियो डीलर टू अ वेल्दी कलेक्टर, एक धनी संग्राहक को इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर 600 येन। याद रखना है कितने में, 600 येन, 600 रुपये में। 10 पैसे के कद्दू को बेच दिया गया 600 रुपये में, उसी जिले में, उसी शहर में। अब सोचिए कि सेबी के कद्दुओं की भाव जो है वो कितनी ज्यादा हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं इस चीजों को। तो सेबी का वो एक साधारण सा कद्दू जिसे 10 पैसे में उसने खरीदा था, वो बेच दिया गया 600 रुपये में एक कलेक्टर को। और यही है कद्दू की कलाकृति जो सेबी किया करता है, जो सेबी कद्दुओं के लिए मतलब इतनी बेहतर कद्दुओं बनाता है। सेबी इज नाउ इनग्रॉस्ड इन द पिक्चर्स, सेबी जो है अब वो चित्रकारी में व्यस्त हो गया है। ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस, उनके मन में कोई भी घृणा नहीं है, आइदर टुवर्ड्स द टीचर और टुवर्ड्स हिज फादर, ना ही अपने शिक्षक के लिए ना ही अपने पिता के लिए। हु स्मैश, जिसने बर्बाद कर दिया था ऑल हिज प्रीसियस गुड्स इन पीस, जिसके पिता ने तोड़ दिया था टुकड़े टुकड़े में उसके बहुमूल्य कद्दुओं की। एक बात समझिए, सेबी के एक कद्दू का कीमत 600 रुपया, और वो कद्दुओं का तो दाम ही नहीं लगाया जा सका जिस कद्दुओं को उसके पिता ने यूं ही तोड़ दिया। और यदि सारे कद्दुओं के दाम लगाए जाते तो पता नहीं कितना होता। ये बात उस पिता को भी नहीं मालूम थी कि उसके घर में हीरा है, क्योंकि उसने उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तो ये कहानी स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी बहुत कुछ सिखाती है, बहुत ही एक मोरल इम्पैक्ट छोड़ के जाती है अपने पीछे। और इस चीज को समझ, एग्जाम में तो ये कहानी मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी समरी, इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके शॉर्ट क्वेश्चन, इस कहानी को लाइन बाय लाइन आप 4 से 5 बार रीडिंग कीजिए, इस वीडियोस को देखिए, क्योंकि एग्जाम में ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चंस रहता है, पॉसिबिलिटी रहती है कि उसमें भी एक क्वेश्चन इससे आ जाए, एक्सप्लेनेशन में एक क्वेश्चन आ जाता है, समरी प्रायः इससे पूछता रहता है। तो इसे आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। Yet gradually his father has begun to scold him for painting pictures, और चूंकि अब उसके पिता जो थे धीरे धीरे उसको इस पेंटिंग करने के लिए भी डांटने लगते हैं, और वो पेंटिंग करने पे भी उस पर चिड़चिड़ा हो जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। और इस तरह से सेबी जैसा टैलेंटेड लड़का, जिसका टैलेंट इतना अच्छा होता है, वो टैलेंट बेकार हो जाता है। कारण यही रहता है कि उसके पेरेंट्स, उसके टीचर उसे समझ नहीं पाते हैं। तो ये था द आर्टिस्ट का कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन
कैसा लगा आपको, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और रेनबो पार्ट 2 पे यदि आप डिटेल कोर्स चाहते हैं, रेनबो पार्ट 2 जो 12th क्लास की बुक है उस पे आप डिटेल कोर्स चाहते हैं, सारी चैप्टर्स वीडियोस चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन, समरीज, जो भी सारी चीज़ें हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। उसके लिए आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से हमारा ऐप कैरियर लॉन्चर इंग्लिश फॉर ऑल, और वहाँ पर आप स्टोर में जाकर हमारे इस कोर्स को बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, जहाँ पर आपको रेनबो पार्ट 2 के सारे वीडियो, सारे कंटेंट एक साथ मिल जाएंगे और घर से बैठकर आप आसान भाषा में अपनी अंग्रेजी की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि 12th के एग्ज़ाम में रेनबो पार्ट 2 जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे लगभग 50 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वीडियोस के लास्ट में मैं कुछ आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ कि सेबी किस तरह से मतलब कलाकारी किया करता था, वैसे गुअर्स पे, कद्दुओं पे। यहाँ पर देखिए आप कुछ, यहाँ पर जो है वो कुछ मैंने फिगर आपके सामने दे दिया, इतना खूबसूरत वो कलाकारी किया करता था। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।